हेलो दोस्तों, मैं जतिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी पर। ये नीट के लिए है और डिज़ाइंड है सीयूईटी के लिए, ओलंपियाड्स के लिए और सीएसआईआर नेट के फाउंडेशंस के लिए। जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, जतिन शर्मा एंजाइम अकेडमी। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम देखते हैं। चैप्टर चैप्टर में हम देखेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सेक्शन 1 में देखेंगे लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सेक्शन 3 में ग्रोथ देखेंगे, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या होती है, रिप्रोडक्शन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल पाथवेज देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कंसाइज इरिटेबिलिटी देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी इन ग्लोबल ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स एंड टैक्सोनॉमी एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन किस तरह से होता है, सिस्टमैटिक एंड एवोल्यूशनरी लिंक्स क्या क्या है, टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची क्या क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स देखेंगे कि हर्बेरियम ने म्यूजियम में किस तरह से प्लांट्स को रखा जाता है। बायोनिमल नोमेनक्लेचर देखेंगे जो ICZN एंड ICBN के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। टैक्सोनॉमिक के कैटेगरीज देखेंगे जिसमें एक केस स्टडी करेंगे मैंजीफेरा इंडिका की हम, जिसको मैंगो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सेक्शन 15 में देखेंगे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। सेक्शन 16 में देखेंगे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड लाइन बाय लाइन हाइलाइट्स क्या क्या हैं। नीट हाई यील्डिंग कंसेप्ट एंड पीवाईक्यू ट्रेंड्स क्या है। चैप्टर समरी देखेंगे और 1 पेज का लास्ट में आपको रिवीजन शीट दिया जाएगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सेक्शन 19 में देखेंगे कंप्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर की क्या है और लास्ट में आपको रेफरेंसेस मेंशन होंगे। तो आज हम एक ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका एक ओवरव्यू हमने लिया है। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक था हम कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस चैप्टर में। तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप क्या क्या समझ पाएंगे उसको हम देखते हैं। आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज़ में जो उनके कैरेक्टर्स है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, उनमें आप जो डिफरेंस कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या क्या होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्शियस रेस्पॉन्सेस क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लाइफ की, और अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पेरेटिव नीड फॉर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, और मास्टर कर पाएंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है ICZN और ICBN के अकॉर्डिंग। ट्रेस कर पाएंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम विद कंक्रीट बायोलॉजिकल एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि कैसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची को आप ट्रेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स में कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और रिसर्च में यूज़ होती है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। तो हम चलते हैं सेक्शन 1 द लिविंग वर्ल्ड पे कि व्हाट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो लिविंग वर्ल्ड इज़ ए ब्रेथ टेकिंग एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड डायनेमिक रिग्राम comprising millions of species of plants, animals, and fungi, microorganisms inhabiting every conceivable niche on Earth, from hydrothermal vents deep in the ocean floor, from freezing polar tundras and arid desert. Life exhibits extraordinary resilience, adaptability, and complexity. तो अब हम इसका हिंदी में देखते हैं कि इसका क्या समझाना चाह रहा है, इस जो पैराग्राफ से क्या समझना चाह रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, डायनेमिक होते हैं, मतलब कि वो चेंज होते रहते हैं एक एक पार्ट से दूसरे जो है स्टेट पे जाते रहते हैं। और वो मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि उनके एक सेपरेट निश में काम करते हैं। निश क्या होता है कि एक जो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ स्पीशीज वर्क करती है, मतलब स्पीशीज का जो वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। ये पाए जाएंगे कहाँ, हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं, वहाँ से ये ओशन के डीप फ्लोर में भी ये पाए जाएंगे। और पोलर टुंड्रास मतलब होते हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, ऐसे एरियाज होते हैं टुंड्रास। एंड एरिड डेजर्ट होते हैं जहाँ टेम्परेचर हाई होता है।
बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो ये किस तरह से एडेप्ट होते हैं, कैसे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो सब जो इसमें लिविंग वर्ल्ड में बताया गया है। हम देखते हैं एनसीईआरटी का लाइन फोकस, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कितने टाइप के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ये हमारी बढ़ाता है कि किस तरह से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़ा जीव पाया जा रहा है इस वर्ल्ड, इस अर्थ पे। उनमें जो इंक्वायरी होती है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, नेचर कैसी हुई उनकी लाइफ की, वो सब हम इसमें चैप्टर में देखते हैं। हाँ, आज हम देखेंगे कि अर्थ को एक लिविंग प्लेनेट क्यों कहा जाता है। क्योंकि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक भाग है, और इसका एक डिस्टेंस है, ऑप्टिमल डिस्टेंस है सन से, जिसकी वजह से ही इस पे लिक्विड वाटर पाया जा रहा है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है, प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड पाया जा रहा है। क्योंकि सन के अगर ये पास होगी तो इस पे ज़्यादा हीट की वजह से कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, और इस पे बायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाया जाता है, प्रीबायोटिक केमिकल इसका जिनका एवोल्यूशन हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं केमिकल से इनका सबका चीज़ों का एवोल्यूशन हुआ है। ये केमिकल अगर हाई हीट होती तो ये कोई भी केमिकल सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए जो है अर्थ को एक लिविंग प्लेनेट बोलते हैं। और ट्रांजिशन हुआ क्या, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म से ही हमारी जो जितनी भी पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी इससे बने हैं, और ये बने हैं लगभग 3.8 बिलियन ईयर पहले। अब और देखते हैं हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 बिलियन। तो आप देखिए 1.7 से 1.8 मिलियन तक की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाई जाती है अर्थ पे। इन सब जो जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज है, इन सब के ग्रुप को ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कितनी तरह की डाइवर्सिटी जो है बायोलॉजी में पाई जा रही है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट हैं अर्थ पे। एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रोब्स रिप्रेजेंट्स स्पीशीज। मतलब कि हर तरह का एक प्लांट, एनिमल और जो माइक्रोब है, ये एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पीशीज को। As we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified, underscoring the vastness of Earth's biological wealth. तो हम देखते हैं किस तरह से नए ऑर्गेनिज्म जो है खोजे जा रहे हैं, वो किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं। की कंसेप्ट देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ पे एंडेमिक प्लांट स्पीशीज पाई जाती है, एनिमल स्पीशीज पाई जाती है। एंडेमिक का मतलब है कि वो स्पीशीज केवल वहीं पे पाई जाएगी और कहीं पे वो स्पीशीज नहीं पाई जाएगी। वहाँ की वो स्पेसिफिक जो स्पीशीज है जो उस एरिया में पाई जाती है। और ये उनको हॉट स्पॉट क्यों बनाया गया, क्योंकि उस उनमें से जो स्पीशीज एंडेमिक है उनमें से बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो अपना जो घर है, हैबिटेट है, उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको कहीं ना कहीं लॉस कर रही है। तो ये जो है तीन हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट, एंडोवर्मा रीजन एंड हिमालयास, जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था। कल हमने यहाँ तक बायोडाइवर्सिटी तक पढ़ लिया था। आज हम सेक्शन 2 देखेंगे,
characteristics of living organism. To comprehend what constitutes life, biological analyze fundamental attributes exhibited by a living organism. These characteristics include growth, reproduction, ability to sense environment, consciousness, metabolism, cellular organization and adaptation. तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या है कि लाइफ की जो क्या क्या होता है एक लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें देखेंगे हम कि ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन जो कर सकते हैं उनकी लाइफ है, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, एबिलिटी होती है सेंस करने की एनवायरनमेंट में कि किस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, कॉन्शियसनेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन लेवल है या सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और एडेप्टेशन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है एक ऑर्गेनिज्म की कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो लिविंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक टेबल के थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि ग्रोथ में क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कॉन्शियसनेस क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होगी कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म का अगर उसका मास बढ़ रहा है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो इसको हम ग्रोथ बोलेंगे। और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं है, मतलब कि ये जो है ना ग्रोथ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल है उनमें भी ग्रोथ होती है। किस तरह से कि आप जैसे देखेंगे प्राइमरी एक्सेप्शंस कि माउंटेन्स में, बोल्डर्स में एंड सैंड मोल्ड्स में क्या होता है कि जैसे हवा चल रही है तेज, तो उसमें जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर रेत जमा होगी, रेत जमा होते होते वो माउंटेन बड़ा हो जाएगा, तो एक तरह से ग्रोथ उसकी भी होगी। तो इसको इसीलिए हम एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर पर मानते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स सिमिलर टू पेरेंट्स। मतलब कि पेरेंट्स की तरह हम अगर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। इसमें देखते हैं हम कि ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि म्यूल्स जैसे कि आप जानते हैं जो कच्छर होते हैं, म्यूल्स होते हैं, जो जैसे आप जो वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे वो घोड़े की तरह छोटे घोड़े होते हैं, उनको म्यूल्स बोला जाता है, खच्चर बोला जाता है। तो वो जो है स्ट्राइल होते हैं, मतलब कि वो अपने जैसी नया प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो स्ट्राइल होते हैं, मतलब कि वो बंदे होते हैं, मतलब कि वो अपने जैसा पैदा नहीं कर सकते हैं। दूसरा वर्किंग बीज है। बीज में आप देखोगे जो वर्कर होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी होते हैं, मतलब कोई मेल फीमेल है, उनकी बेबी नहीं हो पा रहा है, तो वो भी है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। ओके, हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन लिविंग बॉडी। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग बॉडी में हो रही है उन सभी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक एब्सोल्यूट डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग में नहीं होता है। नॉन लिविंग में सेल फ्री एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होती है। होती है नॉन लिविंग में रिएक्शन, जैसे आप देखेंगे कि आप एक 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 लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स हो रहा है तो रिएक्शन तो होंगी, पर वो उस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं होती है कि सेल एनवायरनमेंट में होगी, इस तरह का पॉसिबल नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर माना जाता है। अगला हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये नॉन लिविंग के पास नहीं होता है। और सेल्स भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, लेकिन इसका एक्सप्रेशन है वायरस। वायरस आप देखेंगे तो वो जो क्या करता है, वायरस वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन वो जब किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है तो उसकी मशीनरी को हैक कर लेता है,
और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। ओके, तो इसीलिए इसको एक डिफाइनिंग कैरेक्टर माना जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट है कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ही एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होता है उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो गर्मी में रहता है, अगर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो गर्म इलाकों में जाना चाहेगा। जैसे कि आपका हाथ है, आप किसी गर्म चीज़ पे रखोगे, तवे पे रखोगे तो आपका एक हाथ हटाने का पैटर्न होगा। तो ये कॉन्शियसनेस है, सुई जैसे चुभती है तो उसका दर्द होना एक कॉन्शियसनेस है। इसीलिए ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, तो इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर माना जाएगा और ये मोस्ट टेक्निकली डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, तो इसका एक्सेप्शन देखते हैं। कैमेटोस पेशेंट्स ऑन लाइफ सपोर्ट प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल एक्सेप्शन रिगार्डिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट कोमा में चला जाता है वो लिविंग होता है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और जितने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस मिसिंग हो जाती है क्योंकि वो कोमा में चला गया, उसका ब्रेन जो है वर्क करना कम कर देता है। तो इसका एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रोथ। तो ग्रोथ जैसे कि देखा हमने पहले एक पिछली स्लाइड में कि ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, पर ये नॉन डिफाइनिंग है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स, मास में भी बढ़ते हैं और नंबर में भी बढ़ते हैं। तो इनमें कौन कौन आता है वो देखते हैं। प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ जो है इनडेफिनेटली ग्रो करता है वो ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, मतलब कि वो प्लांट को एक को आप लगाते हो तो वो पूरी ज़िंदगी बड़ा होता जाता है। अगर आप उसकी एक टहनी काट दोगे तो अलग से ब्रांचेस वापस निकाल लेगा। ठीक है, एनिमल में देखते हैं तो एनिमल में भी क्या है कि इसी तरह की ग्रोथ होती है, लेकिन वो सर्टेन एज तक ही होती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बोन्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो कम होते हैं, वो एज के अकॉर्डिंग कम होते जाते हैं। तो इसीलिए वो डिवाइडिंग स्टॉप कर देते हैं और जो है एक सर्टेन एज के बाद जो है हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इस ग्रोथ को हम दूसरे उसमें देखें एस्पेक्ट में, तो हमको जो भी चोट लगती है वो हमेशा रिपेयर होती है ना, तो वो ग्रोथ हमारी कभी नहीं रुकती है। क्योंकि स्किन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव, नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो ग्रोथ उनके अंदर होती है मास में इंक्रीज होता है, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड मोल्ड्स, मतलब सैंड के ही जो मोल्ड्स होते हैं उनमें एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का सरफेस में, पर वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक नहीं होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें अंदर से ग्रोथ होती है, इसमें बाहर से ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ दोनों में है, तो इसीलिए हमने पीछे पढ़ा कि एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब इसको एक सर्टेन कैरेक्टर नहीं बोल सकते जिसमें ग्रोथ हो रही है उससे आप, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ एक बिल्कुल 100% श्योरिटी से आप बोल सकते हो कि ग्रोथ हो इसमें हो रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ हो रही है। अब नीट एग्जाम का अलर्ट हम देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ग्रोथ होती है, इंक्रीज इन सेल नंबर में बढ़ते हैं उनके और मास भी बढ़ता है, लेकिन उनका आप कंफ्यूज मत होइए ग्रोथ और उनकी रिप्रोडक्शन से, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल का नंबर बढ़ना ही उनका रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उनका मास बढ़ना उनका रिप्रोडक्शन नहीं है, सेल नंबर इंक्रीज होना ही उनका रिप्रोडक्शन है। तो ग्रोथ और मास मतलब कि उनका मास और जो नंबर है वो दोनों ही होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही यूनिसेलुलर है। तो ये दोनों नंबर एंड मास ओनली वन टू सेलुलर में फोकस किया जाता है। तो आज हम यहीं तक देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था देखते हैं। कल हमने ग्रोथ तक पढ़ लिया था, आज हम रिप्रोडक्शन देखेंगे।
Section 4, reproduction. Reproduction likewise is a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Organisms reproduce by asexual and sexual means. इसका मतलब देखते हैं हम कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है कि वो अपने जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उनके जैसा आइडेंटिकल हो, और ये केवल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही करते हैं रिप्रोडक्शन, ऐसा तो नहीं है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है और मल्टीसेलुलर भी करता है, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन का डिफरेंस होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स से अलग अलग होता है, वो हम आगे देखते हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, जो मल्टीप्लाई करती है, इजीली मल्टीप्लाई करती है वह एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स उनमें बनते हैं और उससे वो रिप्रोडक्शन करती है। ये किस किस में होता है? ईस्ट हाइड्राबर्ड प्लेनेरिया, जिसमें कि ट्रू रीजनरेशन होता है, उसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लेनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि गैमेट का फ्यूजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। जब वो फ्यूजन होती है तो मियोसिस के अंदर जो स्टेजेस होती है डिफरेंट मियोसिस वन के अंदर, उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है अक्रॉस हायर plants and animals. However, there are many organisms which do not reproduce. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था म्यूल्स के जो खच्चर होते हैं, जो छोटे घोड़े होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो खच्चर होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। और बीज हो गया, जो वर्कर मेल बीज होते हैं वो होते हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, जो मतलब जो ह्यूमन कपल के अगर शादी के 5 साल तक कोई बेबी नहीं होता है तो उसे इनफर्टाइल कहा जाता है। Hence, reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism. तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी पूरी तरह डेफिनाइटिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि आपने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नो, ऑफ कोर्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। लेकिन जब हम नॉन लिविंग देखते हैं तो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम एक तरह से कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन जो नॉन लिविंग है वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लिविंग भी नहीं कर पा रहे हैं साथ में, वो हमने देखा। सेक्शन 5 में हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स से बने होते हैं। केमिकल में क्या है? CHO, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर फास्फोरस, मेनली इनको बोलते हैं चॉन्स, CHONSP। इन सबसे मिलके ही एक ऑर्गेनिज्म जो है ज्यादातर बना होता है। दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग, वो केमिकल स्मॉल भी हो सकता है और बिग बड़ा भी हो सकता है। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शंस, उनके अलग अलग क्लासेस हो सकती है, साइज हो सकते हैं एंड फंक्शंस हो सकते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, और वो जो है डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू एक से दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा प्रोटीन में, प्रोटीन चेंज हो जाएगा फैट में। रिवर्सिबली हम देखते हैं कि जो फैट है वो प्रोटीन में चेंज हो जाता है, टूट के जो फैट जब टूटता है उनका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे प्रोटीन बन जाता है। मतलब जो उसमें से कीटोन बॉडीज निकलती हैं, जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन टूटता है तो उससे कीटोन बॉडीज निकलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये। और हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या
ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, जैसे रेस्पिरेशन का उल्टा हम कर देते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है वो टूट के और पायरुविक एसिड उसके अंदर बनता है। मतलब कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उससे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, 3 कार्बन के से 1 कार्बन का बन रहा है। तो इसको हम कैटाबॉलिज्म में बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट वे पे जाते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ टूटती है तो उसमें से कुछ ना कुछ रिलीज होता है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है एज ए बाय प्रोडक्ट। द सम ऑफ द all the chemical reaction occurring in the body is मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाती है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट्स मेटाबॉलिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं पर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, मतलब कि प्रोडक्ट्स का बनना और टूटना। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो इन अ सेल फ्री सिस्टम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन विट्रो सेल फ्री सिस्टम में। कैसे? कि हम एक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर आप डालिए कार्बोहाइड्रेट से आप ऐसे केमिकल डालिए, जो एंजाइम्स डालिए जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर दे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कैटाबॉलिज्म को। एनाबॉलिज्म क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं जो दो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को जोड़ के और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दे। तो ऐसा हम आगे देखेंगे। An isolated metabolism reaction outside the body of an organism performed in a test tube। तो देखते हैं किस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में, वो लिविंग भी नहीं होती है और नॉन लिविंग भी नहीं होती है, बट इट इज श्योरली ए लिविंग रिएक्शन। बट वो एक लिविंग रिएक्शन होती है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लाइफ फॉर्म का। सेक्शन 6 में देखते हैं कि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है वो होता क्या है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है सभी ऑर्गेनिज्म की। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल सेल बैक्टीरियम टू ए ब्लू व्हेल और जाइंट रेडवुड ट्री इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो हम देखते हैं कि सिंगल बैक्टीरियम सेल है, उससे लेके जैसे आप देखेंगे सिंगल बैक्टीरियम सेल में एग्जाम्पल क्या होगा इसका। जैसे आप देखिए कोई भी बैक्टीरिया हो गया, जो जैसे सिंपली आप देखिए दही का एग्जांपल देख लीजिए, बेसिलस बैक्टीरियम उसमें होता है, उससे लेके वो जाइंट व्हेल तक सभी सेल्स के बने होते हैं, सब सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है बिना सेल के वो बन नहीं सकता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक सेल से जुड़ के ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और एट लास्ट एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस विद इन अ सेल। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी सेल ही अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। एक सेल ही उनकी पूरी एक ऑर्गेनिज्म है। वही सारे अपने जो एक्सक्रीशन का हो गया, डाइजेशन का हो गया, जितना मूवमेंट का हो गया, सारे काम वो ट्रांसपोर्टेशन अंदर ही उसके अंदर चलता है, तो सारा काम वो खुद ही करती है। वेयर एज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। किस तरह से, मतलब कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग टिश्यूज में। जैसे कि जो हमारा स्टोमक है उसके टिश्यूज में जो है फूड का डाइजेशन कर रहे हैं। हमारा जो मुंह है उसके टिश्यूज जो है फूड को इंटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उसको। तो इसी तरह डिफरेंट लेबर डिवाइड होता है। एक्सक्रीशन के लिए किडनीज यूज हो जाती हैं। तो ऐसे डिफरेंट हमने काम बांटा हुआ है हमारे शरीर के ऑर्गन्स में,
वो ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है। तो हम फीचर देखते हैं, हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट कैसे हैं। तो हम 3 बेसिस पे देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड लाइफ स्पैन। फर्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी में देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सिंपल है, सिंगल सेल है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स है और मिलियंस टू ट्रिलियन सेल्स के बने होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, मैंगो ट्री हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर में देखते हैं कि सब सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो बना रहा है एटीपी, वो एनर्जी बना रहा है। दूसरा गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है कि जो भी जो कच्चा माल आ रहा है उसको पैक करके एक सेल से दूसरे सेल पहुंचाने का काम कर रहा है। दूसरा हो गया अपना जो साइटोप्लाज्म हो गया, वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि वो फ्रीली मूव कर सके मॉलिक्यूल्स। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनल्स है जो सब सेलुलर पार्ट में होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। लाइफ स्पैन देखते हैं तो जनरली शॉर्टर होते हैं, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, और जो इनका कुछ 24 टू 28 हॉर्स इतना ही लगभग शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि एक सेल देखे तो लगभग 40 मिनट्स में एक सेल डिवाइड कर देती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो डिफरेंशिएटेड सोमैटिक एंड जर्म सेल्स विद ऑर्गेनाइज्ड सेंस, मतलब कि सोमैटिक सेल अलग होती है, जर्म सेल अलग होती है। हमारा जैसे ह्यूमन बॉडी है 2n=48 क्रोमोसोम से बना है, लेकिन जो एक्स एंड वाई है, वो जो सेल्स, उसकी जो सेल्स है क्रोमोसोम की, वो जर्म सेल्स है। वो जो जहाँ वो पाई जा रही है वो जर्म सेल्स है, जहाँ एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है। और जितनी भी अदर सेल है हमारी, जो ह्यूमन बॉडी जो क्रिएट करती है, जो मतलब बाहर से हमको दिखाई देती है, वो सब सोमैटिक सेल्स के अंदर आती है। ठीक है। जर्म सेल्स में ये है कि जैसे जो सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हो गए, उसके अंदर जो अपना जर्म सेल्स बनेगी, स्पर्म एंड एग जो है अपना ओविलिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगी। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो लाइफ स्पैन हम देखते हैं। सेक्शन 7 में देखते हैं कॉन्शियसनेस, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑर्गेनिज्म का, ठीक, कॉन्शियसनेस। ठीक है, इज द ability to sense surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी स्टिमुलाई हो रहे हैं, जो केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल, तीनों तरह के हो सकते हैं। जैसे कि केमिकल में हम देखते हैं कि कोई केमिकल हमारे सराउंडिंग है, मतलब कि आपका हाथ पे कोई केमिकल गिर गया है, आप लैब में काम कर रहे हैं, तो उसका एक एक आउटपुट निकलेगा कि आपका वो जगह जल जाएगा। आपका कॉन्शियसनेस जो है, आपको दिमाग को तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ केमिकल गिरा है। फिजिकल में देखते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो एक सिग्नल मिलता है हमारे माइंड को कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है कुछ। बायोलॉजिकल में हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं वो आ जाते हैं। वी सेंस और एनवायरमेंटल थ्रू और सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हम देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया है। जैसे कि आई से हम देखते हैं, अपना जो है स्किन से हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं कि यार स्किन जल तो नहीं रहा है, उस तरह से टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, प्लांट्स क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर को रेस्पॉन्ड करते हैं, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट। जितने मतलब अगर कोई पॉल्यूशन होगा तो आप देखते हैं कि जो लाइकेन होता है वो पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए लाइकेन इंडिकेटर है एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का है। लाइकेन एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का जो है, जहाँ पे लाइकेन पाया जा रहा है वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड क्या होता है कि फोटो पीरियड ये होता है कि फोटो जो लाइट का जो पीरियड क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट पीरियड। जैसे कोई प्लांट है वो शॉर्ट डे प्लांट्स, मतलब उसको लाइट की कम जरूरत है तभी वो ब्रीड करता है। तो वो जब भी ब्रीड कर पाएगा जब लाइट कम होगी वहाँ पे। ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट मौसम
मतलब डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग मौसम आता है तो उसमें अलग अलग प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सीजन में ही वो ब्रीड करते हैं, तो इस तरह से डिवाइड होता है, इस तरह से वो सेंस करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, इस तरह से सभी एनिमल्स जो है अपने सराउंडिंग के मौसम के बारे में जो है वो अवेयर है, तो इसी को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। एनसीईआरटी का लाइन फोकस देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज ऑल द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। जब हम ह्यूमन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है एक लिविंग जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है उसको डिफाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं, जो पहले भी हमने बात की थी कि जो कोमा में चले गए हैं जो पेशेंट, जो सपोर्ट सिस्टम पे है, मशीन्स है, उनका हार्ट और लंग्स रिप्लेस कर दिया गया है या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो वो क्या करते हैं जैसे कोमेटिक कंडीशंस में चले जाते हैं तो उनको किसी चीज़ होता है, उनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल कम हो जाती है, केवल वो सुन सकते हैं, सुन जरूर सकते हैं वो, लेकिन कुछ भी रेस्पॉन्ड वो नहीं करते हैं, तो उनका केवल सुनने का जो है वो ही केवल जो है उसमें कोमा में रहता है, वो भी बहुत कम माइंड उसमें काम करता है। सेक्शन 8 हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि बहुत सारे वैरायटी के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लाइफ फॉर्म पाई जा रही है अर्थ में, उनको एक मतलब कंबाइंडली हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो 17 से 18 लाख जो है 1 मिलियन का 10 लाख होता है, तो 0.7 का 7 लाख। ओके, तो इस तरह से 17 से 18 लाख जो है जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हमारी अर्थ पे पाई जाती है, उसमें हम ग्रुप एंड अप्रोक्सीमेट जो है डिस्क्राइब्ड स्पीसीज को हम देखते हैं। इंसेक्ट के जो है लगभग 10 लाख जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, 10 लाख मेंबर्स इसमें है, मतलब मेंबर्स का मतलब है स्पेसिफिक स्पीसीज जो है। स्पीसीज क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहते हैं, एक जैसा काम करते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको स्पीसीज बोला जाता है। फंजाई में देखते हैं 72,000। एंजियोस्पर्म जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो 2,50,000 के आसपास जो है स्पीसीज पाए जाते हैं। बर्ड्स जो कि एवीज में आता है उसमें 10,000, मैमल्स में 5,500। सेक्शन 9 में देखते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को आप जानते हैं, लेकिन क्या है कि आपके गांव में आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपकी लोकेलिटी में देखेंगे तो लोकेलिटी के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन हमको क्या है कि उनका नाम को स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए, वो ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसको आपको हिंदी में सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, तो उसी को हमको एक ऐसा स्पेसिफिक नेम देना है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में मैं कहीं भी जाऊं, अगर मैं बोलूं कि मैंजीफेरा इंडिका, तो उसको आम के नाम से ही लोग समझने चाहिए, उसी को किसी और नाम से लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमको जो है इसकी ज़रूरत पड़ी कि हम एक साइंटिफिक नेम रखें प्लांट्स का, ताकि सभी जगह एक जैसा ही प्लांट्स को पहचाना जाए। नोमेनक्लेचर इज द ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं भी हम जाएं हमको एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम से एक ही ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए, मतलब मैंजीफेरा इंडिका से मतलब कि मैंगो ही मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यही उसका आइडेंटिफिकेशन है। बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस ब्रांच ऑफ स्टडीज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो इसी तरह से हम क्या है डिफरेंट नेम से डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। उसको हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल जो है जैसे कि स्पीशीज, जीनस और जो हो गया अपना किंगडम जो हो गया, इन सब को हम बोलते हैं डिफरेंट टैक्सा लेवल्स है। तो इनकी जब स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेक्शन 10 सिस्टमेटिक्स।
The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. तो जो सिस्टमा वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, उनको अरेंज करना ताकि उनको इजीली एसेसेबल हो सके वो पढ़ने के लिए। ठीक है। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो कैरोलस लीनियस था उसने सिस्टमा नेचुरी नाम की एक बुक लिखी थी। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। तो इसका स्कोप क्या क्या है हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको नोमेनक्लेचर करना मतलब उसको नेमिंग करना कि उसका क्या नाम है ये रखना। तीसरी है कि उसको क्लासीफाई करना, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको क्लासीफाई हम कर देते हैं। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी ध्यान रखा जाता है। टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमेटिक्स। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। टैक्सोनॉमी फोकसेस ऑन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो जो टैक्सोनॉमी जो है जो कैरेक्टर्स पे फोकस करता है, जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे फिर उसका नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन सिस्टमेटिक्स में क्या होता है कि टैक्सोनॉमी जो है इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी के साथ यूज़ की जाती है। मतलब कि सिस्टमेटिक्स में क्या होता है कि हम टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं लेकिन उसमें रिलेशनशिप के बेसिस पे टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है, उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है मेनली। सेक्शन 11 टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची। Classification is not a single-step process, but involves hierarchy of steps in which each steps represents a rank or category। तो क्लासिफिकेशन जो है ना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक हियरार्ची इसमें होता है जो मल्टी स्टेप हियरार्ची होता है। हर हियरार्ची पे जो हर एक स्टेप से एक जो रिप्रेजेंट करता है टैक्सा एक कैटेगरी को। ठीक है। Since the category is a part of overall Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy। तो इसमें क्या होता है कि जो कैटेगरी ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में जो कैटेगरी यूज होती है उसे बोलते हैं टैक्सा। वो टैक्सा से मिलके ऑल कैटेगरीज जो है वो अरेंज होती है और उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। तो हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एक एग्जांपल देखते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट रैंक कंटेनिंग रिलेटेड फाइला, सबसे ऊपर जो होता है वो किंगडम होता है। उसके नीचे हम देखते हैं फाइलम और डिवीजन। किंगडम को जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे होता है फाइला या डिवीजन। रिलेटेड क्लासेस ग्रुप टुगेदर, मतलब कि जो क्लासेस है जो रिलेशन में है उनको साथ में रखा जाता है। नीचे क्लासेस के नीचे आएगा रिलेटेड ग्रुप्स को साथ में जब रखा जाता है तो उसे हम क्लास बोलते हैं। ऑर्डर में देखते हैं जब रिलेटेड फैमिलीज को रखा जाता है तो उसे ऑर्डर बोला जाता है। फैमिली में देखते हैं रिलेटेड जो है कॉमन फीचर्स जिसमें होते हैं, जिन जेनरा में कॉमन फीचर्स होते हैं उन्हें एक ही फैमिली में रखा जाता है। जीनस में देखते हैं कि रिलेटेड स्पीसीज जो होती है उनको एक जीनस में रखा जाता है। और स्पीसीज जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब कि इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कैरेक्टर जो है एक दूसरे से जो कैरेक्टर्स कॉमन पाए जाएंगे सभी स्पीसीज के सभी मेंबर्स में। मतलब स्पीसीज क्या होगा कि ये स्पीसीज की डेफिनेशन हम देखें तो वो ऑर्गेनिज्म जो साथ में एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे वर्क करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसा एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने ही जैसे एक बच्चे को जन्म देना, इसको हम स्पीसीज बोलते हैं। और स्पीसीज से बनता है जीनस, सेम स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, सेम जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, सेम जो
जीनस मिलते हैं तो फैमिली बनती है, और सेम जो फैमिली मिलती है तो ऑर्डर बनता है, सेम सेम ऑर्डर मिलते हैं तो क्लास बनता है, क्लास मिलता है तो फाइल में डिवीजन मिलता है, डिवीजन मिलता है तो किंगडम मिलता है। इसी तरह आप देखें तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए कि इसको समझने के लिए स्पीसीज को आप रखिए इधर, क्रॉस एरो में चलिए आप, इस तरह से ऑब्लिक चलिए, तो उसी से आपका इसका डेफिनेशन बनता जाएगा। मतलब कि आप देखेंगे जीनस, तो जीनस में रखेंगे क्या आप, स्पीसीज। आप देखेंगे फैमिली, फैमिली में रखेंगे आप जीनस, जेनरा। आप देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर में रखेंगे आप फैमिलीज। आप देखेंगे फिर क्लास, तो क्लास में आप रखेंगे ऑर्डर्स। इसी तरह ऊपर तक आप रखते जाएंगे। इसकी एक जो न्यूमोनिक्स या ट्रिक बताऊं आपको, तो किंग फिलिप कैम ओवर गुड सू, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किंग फिलिप कम ओवर फैमिली फॉर गुड सूट। टैक्सोनॉमिक एड्स देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के लिए हम किन किन जो है कीज का यूज़ करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल लिंक टुगेदर एंड अदर ऑर्गेनिज्म are useful in agriculture, forestry, industry, and in general in knowledge of our bioresources and their diversity. तो टैक्सोनॉमिक जो हम स्टडी करते हैं वो प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, वो यूज़ होती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जो ग्रोइंग बायो रिसोर्सेज है उनमें, और उनकी डाइवर्सिटी हम इसमें देखते हैं। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन उस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें इंटेंसिव लेबोरेटरीज की ज़रूरत होगी और फील्ड स्टडीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम उसको देखेंगे कि उसके अंदर कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज प्राइम रिसोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पेसिमेंस को हम कलेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उसके बेसिस पे हम उनकी स्टडीज़ करते हैं और फिर उनको जो है एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप में उनको रख देते हैं। हर्बेरियम में इसमें क्या है, जैसे हर्बेरियम यूज़ किया जाता है। हर्बेरियम में क्या होता है कि एक स्टोर हाउस होता है वो कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जिसमें क्या है कि प्लांट्स को ड्राई किया जाता है, उनको प्रेस किया जाता है और शीट्स पे लगा दिया जाता है। साथ में उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ की जाते हैं जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड। ओके, शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी अडेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो वो इंडिया में जो शीट्स अरेंज की जाती है वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अरेंज की जाती है। वो सब हम आगे देखेंगे। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या है कि इसमें क्या है कि जो लिविंग प्लांट्स है उनका कलेक्शन होता है, और ऊपर वाले में क्या है, हर्बेरियम में हम डेड प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं। जैसे कि प्लांट्स को काट लेंगे किसी भी उसका, प्लांट्स का जैसे हमने एक टहनी काटी, लेकिन उसमें एक हर्बेरियम में भी प्लांट्स को रखने का एक रूल है कि उसको हम उसके मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को जरूर लेते हैं। जैसे कि उसका कोई जो अब हमने उसका फूल ले लिया कोई, उसमें मेल और फीमेल कैरेक्टर्स होने चाहिए, एंड्रोसीम एंड गायनोशियम होने चाहिए, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है कि हम लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, लिविंग प्लांट्स को रखते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं उनका। अब फेमस गार्डन कौन कौन से हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है जो क्यू सूरे इंग्लैंड में है। दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ये हावड़ा में इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और थर्ड देखते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसे शॉर्ट में बोलते हैं NBRI लखनऊ। म्यूजियम देखते हैं, म्यूजियम में क्या होता है कि प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस को रखते हैं स्टडी के लिए, स्टडी रेफरेंस के लिए, कि जैसे हम कोई नई स्टडी करते हैं तो पुराने रेफरेंस, उस जैसे कोई सोलेनेसी फैमिली, फैमिली में
पुराने रेफरेंस हम देखने कि इस तरह के प्लांट पहले खोजे गए थे वो कहाँ हैं, तो उस तरह से हम म्यूजियम में देखते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। तो स्पेसिमेंस को क्या है, जार्स में रखे जाते हैं, कंटेनर्स में रखे जाते हैं। इन कंटेनर्स में फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, पिनिंग एंड किलिंग। ओके, तो इंसेक्ट को क्या है कि हम इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं, उनको किल करने के बाद रखते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में देखिए, जूलॉजिकल पार्क में हम लिविंग को रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स को क्यों प्रोटेक्टेड रखा जाता है, उनके एक नेचुरल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है ह्यूमन केयर के साथ, which enable us to learn about their food habits and behavior। हम उनके फूड हैबिट्स, उनके बिहेवियर का इसमें स्टडी करते हैं। की है टैक्सोनॉमिक एड used for identification of plants and animal based on the similarity and dissimilarity। तो टैक्सोनॉमिक एड जैसे हमने पहले बात की कि प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करता है उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। इसका मतलब क्या है कि टैक्सोनॉमिक एड में क्या है, टैक्सोनॉमिक की में क्या करते हैं कि हम जो जैसे कि पी प्लांट हो गया, पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट बोना है, तो लंबाई एक कैरेक्टर है, मतलब लंबाई उनका एक कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन प्लांट बड़ा होगा या छोटा होगा, ये एक कपलेट है। ईच स्टेटमेंट इज ए की इन द की इज कॉल्ड ए लीड। जो भी स्टेटमेंट होता है जैसे प्लांट लंबा है या छोटा है, तो ये एक लीड है उसमें। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सेक्शन 13 बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms। मतलब क्या किया कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक ऐसे प्रिंसिपल बनाए जिनसे क्या है, यूनिवर्सली जो है एक नाम से एक ही प्लांट या एक ही एनिमल को जाना जाए। मतलब कि जैसे आपके गांव में है या आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोकल नेम से प्लांट को बुलाते हैं। जैसे कि आप देखिए आंकड़ा जो होता है, आंकड़ा या आँख, जिसको आँख भी बोला जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। किसी जगह उसको मोथा भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एक उसका एक साइंटिफिक नेम है, जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ठीक है, तो उसको कैलोट्रोपिस नाम से ही सब जगह जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में कुछ और नाम है तो आप कहीं पे कहीं भी इंडिया से बाहर जाके भी वो नाम लोगे तो आपको सेम ही प्लांट प्रोवाइड करेंगे लोग, या सेम ही प्लांट का रेफरेंस सोचेंगे वो। ऐसा नहीं होगा। इसलिए जब आप कैलोट्रोपिस बोलोगे वहाँ पे, तो वो समझ जाएंगे कि ये किस प्लांट की बात कर रहे हो आप। तो इसीलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है एक नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक स्पीसीज एपिथेट। तो पहला नाम जो होता है, मतलब नाम लिखने के दो कंपोनेंट हैं। पहला नाम है उसका जो जेनेरिक नेम होता है, जैसे होमो शेपियंस, तो इसमें होमो जो है वो जेनेरिक नेम है और शेपियंस जो है वो उसका स्पीशीज का नेम है, ठीक है। जैसे हमारा नाम है होमो शेपियंस। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से जब दो अक्षर का नाम जब लिखा होता है, किसी भी स्पीशीज का दो अक्षर में हम नाम लिखते हैं, दो अक्षर तो इसको बोलना ठीक नहीं है, दो वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड्स में हम नाम लिखते हैं तो उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाई का मतलब होता ही दो है। तो दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। जिस लिनियस की हमने पहले बात की, जिसने सिस्टम नेचुरी नाम की किताब लिखी थी, उसी ने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। पर ओरिजिनली देखा जाए तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसने नहीं दिया है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे गैस्पर्ड बाउलिन, उन्होंने जो है 1623 में 1623 में जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की तरह उन्होंने
नाम लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जो है उनको इतनी मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिली, उनका इतना फेमस काम नहीं था, इसलिए जो यूनिवर्सली उनको नहीं जाना गया। कैरोलस लीनियस ने बाद में इस पे काम किया, तो बाद में कैरोलस लीनियस ने पब्लिकेशन की यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट करवाया साइंटिफिक कम्युनिटी में। इसलिए कैरोलस लीनियस को बायनोमियल नोमेनक्लेचर का एक तरह से जनक माना जाता है। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या रूल्स हैं वो हम देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो क्या होता है कि इसमें लैटिन में वर्ड्स लिखे जाते हैं, मतलब लैटिन वर्ड्स होते हैं जिन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है, मतलब कि टेढ़े करके लिखा जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है वर्ड्स को। जैसे होमोशेपियंस, आप इसको जो है टेढ़े लिखेंगे, थोड़े से बोलेंगे, मतलब ऑब्लिक, स्लाइटली ऑब्लिक। व्हेन रिटन दे आर सेपरेटेड, अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो इनको मतलब टेढ़ा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि लैटिन में क्या है, इटैलिक्स है। तो ये दिखाने के लिए कि ये जो लिखा गया है इसका ओरिजिन कहाँ से है, इस तरह से लिखने की पद्धति का जो है ओरिजिन कहाँ से है, तो वो दिखाने के लिए टेढ़ा सा, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है और सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जीनस और स्पीशीज दोनों के नेम को अंडरलाइन किया जाता है। सेकंड देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटिंग द जीनस। तो पहला वर्ड जो है, जैसे मेंजिफेरा इंडिका एग्जांपल है नीचे, तो इसमें मेंजिफेरा वो है, वो जीनस है। और मेंजिफेरा जो है, जो जीनस है, उसका फर्स्ट लेटर एम जो है, मेंजिफेरा का एम, वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। और जो स्पेसिफिक जो स्पीसीज का नाम, जो स्पीसीज एपिथेट जो है इंडिका, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, जैसे इंडिका का आई स्मॉल में लिखा जाएगा। थर्ड देखते हैं, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जो ऑथर का नाम है वो जैसे एब्रिविएशन में लिन लिखा हुआ है, मैंजिफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ उसके बाद डॉट लगाया जाएगा। डॉट का मतलब है कि मैंजिफेरा इंडिका नाम जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया है, इसलिए शॉर्ट में उसका उनका नाम LINN डॉट लिखा जाता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 14 में टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या क्या है ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें देखते हैं कॉमन नेम, देखते हैं पहले मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, बीट। बायोलॉजिकल नेम देखते हैं, मेन का है होमो शेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का है मैंजिफेरा इंडिका एंड बीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस देखते हैं, अब जीनस क्या है, जैसे हमने रूल्स में देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम है होमो, वो जीनस है। मस्का डोमेस्टिका में मस्का जीनस है, मेंजिफेरा में मेंजिफेरा जीनस है और ट्रिटिकम में ट्रिटिकम जीनस है। ठीक है, फैमिली देखते हैं, होमोनिटी, म्यूसिडी, एनार्कार्डियसी एंड पोएसी। तो फैमिली में क्या है कि जब MCQ पूछे जाते हैं तो फैमिली को जो याद करने का मतलब जो है, मतलब देखा जाए, आपको मैं बताऊं तो फैमिली में जिसमें DAE लास्ट में आ गया ना, जैसे MONIDAE, तो IDAE जिसके साथ आ गया ना, जो जैसे एनिमल्स में, वो फैमिली होगी। ठीक है, MUSITAE, तो DIDAE से फैमिली गैस करेंगे हम वर्ड को कि ये फैमिली ही होगी कुछ ना कुछ। मैं कुछ भी वर्ड लिख दूँ उसके पीछे लगा दूँ IDAE, तो आप उसको पहचाने कि ये किसी एनिमल की जो है फैमिली का नाम है। मैंगो देखते हैं, मैंगो का है एनाकार्डियेसी एंड वीट का है पोएसी। तो अब आप कहेंगे कि इसमें IDAE नहीं लिखा है लेकिन ये फैमिली है, तो आप देखेंगे कि प्लांट्स में जो है AC जिसके पीछे लिखा होता है ACEAE, ये देखिए दोनों में ACEAE कॉमन है। तो ACEAE जहाँ लिखा होता है वो एनिमल्स, वो प्लांट्स की फैमिलीज होती हैं। ठीक है, ऑर्डर में देखते हैं इसी तरह से क्या होता है कि ऑर्डर्स में भी कुछ स्पेसिफिक
टर्म्स लिखी होती है वर्ड्स के पीछे। जैसे कि आप प्लांट्स में देखेंगे तो एल से लिखा होता है, ALES। ऊपर वाले में देखिए ALES। ठीक है, दोनों में प्लांट्स वाले में मैंगो एंड बीट में ALES लिखा है। ठीक है, लेकिन एनिमल में देखेंगे तो आप अलग अलग है। इसी तरह से आप अगर पहचानना चाहें तो इसमें केवल एक ही चीज़ चलता है कि अ, जैसे प्राइमेटा, डिप्टेरा। ठीक है, तो ए लास्ट में कहीं ना कहीं आता है। ए पीछे से ए देखिए आप, TA, प्राइमेटा, डिप्टेरा। ठीक है, इस तरह से एनिमल्स में अलग अलग है, क्योंकि उनकी जो है बहुत डिवाइडेड है उनके अंदर। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में जो है ALES ही होता है। ठीक है, क्लास में हम देखते हैं तो क्लास में मेमेलिया, ठीक है, इंसेक्टा, ये दोनों देखिए, इस इनमें भी देखिए एक जैसा साउंड, जरूर एक जैसा साउंड आता है। एनिमल्स में एक जैसा साउंड आता है, जैसे मेमेलिया हो गया, इंसेक्टा हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप प्लांट्स में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा NAE दोनों में सेम है। तो प्लांट्स की क्लास होती है उनमें पीछे NAE लिखा हुआ होता है। ठीक है, फाइलम में देखेंगे हम तो फाइलम में जो प्लांट्स होते हैं उनके पीछे जो है PHYTA, फाइटा लिखा हुआ होता है प्लांट्स में। ठीक है, एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट जो है फाइलम्स होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, तो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट देख लेते हैं और उनकी की पब्लिकेशन देख लेते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कैरोलस लिनियस जो है वो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि उन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। मतलब प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए एक नोमेनक्लेचर सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया था, एक हिरार्चिकल क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने। और जैसा कि हमने पढ़ा कि सिस्टमा नेचुरी जो है उन्होंने एक टाइटल लिखा था अपनी बुक का, तो उनकी की पब्लिकेशन है सिस्टमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम। उन्होंने प्लांट्स के बारे में लिखा था और प्लांट्स की स्पीसीज के बारे में लिखा था। जैसे कि देखिए आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आप देखेंगे कि पीछे लगा होता है स्पीसीज एपिथेट, तो इसी से आप याद कर पाएंगे स्पीसीज प्लांटेरम। एरिस्टोटल देखते हैं, अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स एंड एनिमल, रेड ब्लड वर्सेस नॉन रेड ब्लड। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने एक मतलब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का एक मॉडल दिया था। मतलब प्लांट्स को तो उन्होंने क्या किया, ट्री में, श्रब में और हर्ब में जो है डिवाइड किया। ट्रीज क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, श्रब उनसे थोड़े छोटे होते हैं, हर्ब बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक बाहर से देखने से उनको डिवाइड कर दिया। और एनिमल्स को क्या किया कि रेड ब्लड किस में है और नॉन रेड ब्लड, मतलब RBC के बेसिस पे, रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया। प्लांट्स को और एनिमल्स को उन्होंने अलग अलग जो है बेसिस पे डिवाइड किया। उनकी की पब्लिकेशन है एशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड बायोलॉजिस्ट, मतलब वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और बायोलॉजिस्ट थे। थियोफ्रेस्टस देखते हैं, थियोफ्रेस्टस ओवरऑल ही बॉटनी के फादर हैं। क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल हैबिट्स, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल हैबिट्स मतलब बाहर से जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनके बेसिस पे ही प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, मतलब क्लासिफाई कर दिया। उनकी की पब्लिकेशन है हिस्टोरा प्लांटेरियम। बेंथम और हुकर देखते हैं, बेंथम और हुकर जो है एक मतलब जो वंडरफुल साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको क्लासिफिकेशन के लिए एक सिस्टम बनाया और एक प्लांट की एक बुक लिखी, जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, स्पीसीज कैरोलस लिनियस ने स्पीसीज पे काम किया, लेकिन हुकर उनसे एक स्टेप आगे लेंगे, उन्होंने जेनेरा पे काम किया। ठीक है, सेक्शन 16 में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी इन increasingly distinguished from non-living object on the basis of responsiveness, metabolism and cellular organization। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस कैसा है उनका, मतलब नॉन लिविंग रेस्पॉन्स नहीं करेगी और मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका कुछ नहीं होगा। ये एब्सोलूट कैरेक्टर्स हैं और कोई भी कैरेक्टर इतना एब्सोलूट नहीं है।
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट रिप्रेजेंट in the constituent cells but arises as a result of interaction among the constituent cells। मतलब क्या है, टिश्यूज का प्रॉपर्टी जो है उनके सेल्स की वजह से नहीं है, लेकिन क्या है, जो सेल्स इंटरेक्ट करते हैं ना, उनकी वजह से टिश्यूज बने हैं। टिश्यूज इसलिए नहीं बने कि वो उनके अंदर सेल्स है, बल्कि वो इसलिए बने हैं कि सेल्स ने मिलके काम किया, इंटरेक्शंस किए, इसलिए टिश्यूज डेवलप हुए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं ICZN। ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब इनका एक फुल फॉर्म है। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का मतलब है एनिमल्स का नाम ये रखेंगे, BN मतलब बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का मतलब प्लांट्स का नाम रखेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो हम पहले बात कर चुके हैं इस ऑर्डर पे। तो सेक्शन 17 में देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हाई यील्ड है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, कॉन्शियसनेस देखे, ये तीनों क्या होते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है, पर वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। जैसे कि एक सैंड ड्यून है कि मिट्टी का पहाड़ है, उसके ऊपर मिट्टी बाहर से इकट्ठी हो जाएगी और वो उसके ग्रोथ कहलाएगी, एक तरह से देखा जाए तो बाहर से। रिप्रोडक्शन में क्या है कि मतलब नॉन लिविंग में तो नहीं होता है, लेकिन लिविंग में भी नहीं होता है बहुतों में। जैसे कि म्यूल्स देख लो आप, जो खच्चर होते हैं उनमें नहीं होता है। जैसे कि जो कोई कुछ जैसे फीमेल जो वर्कर बीज होते हैं उनमें नहीं होता है। मधुमक्खी जो वर्कर होती है, केवल रानी मधुमक्खी होती है, उन्हीं में ही होता है। और नेक्स्ट में एक और है कि जो अ, ऐसे कपल हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बहुत साल से, तो एक मतलब फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं दोनों के बीच में, कोई भी कारण हो सकता है इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमिक सफिक्सेस। तो जैसा हमने ऊपर देखा कि फैमिली में AC आएगा प्लांट्स में, और एनिमल्स में IDAE एडी आएगा। ठीक है, ऑर्डर में क्या हो, एल्स आएगा प्लांट्स में। तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये प्लांट्स में ऑर्डर है या फैमिली है या क्या है। ठीक है। टाइप स्पेसिमेंस देखते हैं। टाइप स्पेसिमेंस क्या होते हैं कि मतलब कोई भी प्लांट अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखना होगा कि किस तरह का स्पेसिमेन है, इसका टाइप क्या है, ये होलो टाइप है, आइसो टाइप है, इलेक्ट्रोटाइप है, नियो टाइप है। मतलब इनका मतलब हम समझते हैं कि मैंने कोई प्लांट खोजा, अब मैंने किसी को बताया कि मैंने ये प्लांट खोजा है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने भेजा। ठीक है, कि अब मुझे मैंने ये प्लांट खोजा है और ये नया प्लांट है, आप इसकी रिसर्च करके मुझे बताइए कि पहले ये प्लांट खोजा गया है नहीं खोजा गया है। तो मैं उसमें लिखूंगा कि इसका टाइप स्पेसिमेन क्या है, ये होलो टाइप है, नियो टाइप है या क्या है। होलो टाइप का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल चीज़ जो मैंने खोजी है वो मतलब ऑथर ने भी उसी तरह की खोजी है, मतलब कि ओरिजिनलिटी में वही है, नई चीज़ है वो। ठीक है। आइसो टाइप में क्या होता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खोज ली। ठीक है, 3 से 4 चीज़ें मैंने खोजी और वो एक ही स्पीसीज़ की चीज़ें हैं। ठीक है, किसी में फ्लावर खोजा है एक ही स्पीसीज़ का, एक ही प्लांट का फ्लावर खोजा है, रूट खोजी है, और 2-4 रूट खोज लिए हैं मैंने उसी सेम प्लांट की, फ्लावर भी 2-4 खोज लिए हैं। तो उसमें से जो कोई भी एक मैं भेजूँगा वो आइसोटाइप कहलाएगा। मतलब कि 4 में से जो एक है जो सेम है, उसको आइसोटाइप को मैं भेजूँगा आगे सैंपल के लिए कि इसको पहचान करके बताइए। इलेक्ट्रोटाइप में क्या होगा कि मैंने भेज दिया है वहाँ पे, उन्होंने पहचान कर दी है कि ये नया प्लांट है, उन्होंने रख लिया है प्रिजर्वेशन में। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ रखा है वहाँ आग लग गई है, कोई भी डेंजरस कुछ भी चीज़ हो गई है, भूकंप आ गया है, तो वो
मतलब लॉस्ट हो गया है वो चीज़। तो अब जो नया स्पेसिमेन जो भी वो रखेंगे उसकी तरह का या मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, तो उसको एज ए इलेक्ट्रोटाइप डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पुराना वाला लॉस्ट हो चुका है। न्यू टाइप में क्या होगा कि जैसे कि न्यू टाइप की एक अलग ही कहानी है। न्यू टाइप का मतलब है कि नया, कुछ नया स्पेसिमेन, मतलब कि कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है उसका, लोस्ट हुआ वो, उसका कुछ भी नहीं बचा है। तो एक नया ही प्लांट उसकी तरह हम रखेंगे वहाँ पे और उससे बोलेंगे कि ये नियो टाइप है, मतलब कि इसका पुराना प्लांट कुछ भी नहीं है, नया खोजा है सेम उसी तरह का नया खोजा, उसको नियो टाइप डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। सेक्शन 18 में देखेंगे, एक समरी देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। तो चैप्टर में पढ़ा हमने फिलोसॉफिकल एंड स्ट्रक्चर फाउंडेशन, देखा हमने बायोलॉजी का, किस तरह से बायोलॉजी को समझा जा सकता है, कैसे स्ट्रक्चर्स होती है बायोलॉजी में, सेल्स कैसी होती है, टिश्यूज़ कैसे होते हैं। ठीक है। और कितने बायोलॉजी में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कौन सा कहाँ होता है, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ड्रिवन बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड सेलुलर कोऑर्डिनेशन। मतलब कि सेल्स जो है उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, सेलुलर कोऑर्डिनेशन होता है। बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्स सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू टैक्सोनॉमी एंड nomenclature to facilitate scientific and communication worldwide। मतलब टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है साइंटिफिक कम्युनिकेशन की वर्ल्ड वाइड। जिस तरह से हमने देखा कि आपके गांव में क्या बोलते हैं, आपके शहर में क्या बोलते हैं, लेकिन वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, साइंटिफिक नेम ही होता है, उसके नाम से एक ही प्लांट, एक ही स्पीशीज को जाना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2। थैंक यू।